गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशी सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण महीना मई देखेंगे। आस्ट की यानी कि इकोनॉमिक्स को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें कुल 4 टॉपिक लिए हैं, 5 और उसको कंप्लीट कर लेते हैं लोग फटाफट। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, तीसरी तिमाही में निष्पादन सभी पूर्वानुमानों से बेहतर रहने से 2023-24 में जीडीपी वृद्धि अब 7.6% अनुमान 7.6% अनुमानित है। दूसरे अग्रिम अनुमान देखिए, इसमें क्या कि ये एनएसओ का रिपोर्ट है। एनएसओ क्या कहता है कि हर 3 महीना पर जीडीपी का आकलन करता है। तो पहला तिमाही कब से शुरू हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी कि पहला तिमाही शुरू हुआ आपका, पहला 3 मंथ का शुरू हुआ आपका 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून, यानी अप्रैल से जून। ठीक है। दूसरा तिमाही कब शुरू होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर। तीसरा तिमाही कब शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर। यानी जो बात हो रहा है, किसके लिए बात हो रहा है, अक्टूबर से दिसंबर के बारे में बात कर रही है कि तीसरी तिमाही में निष्पादन पूर्वानुमान बताया है कि जीडीपी कितना रहेगा। जीडीपी रहेगा आपका 8.4%। ये जो जीडीपी है ना तीसरा तिमाही का, बोलता 8.4% रहने का उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल ये तो तीसरा का सिर्फ है, अगर तीनों का अगर देखा जाए एवरेज तो 8 इसके लिए 8.2% रहने का उम्मीद एनएसओ लगा रहा है। ठीक है। अगर ओवरऑल देखते हैं तो तीनों का 8.2% रहेगा। सिर्फ अकेले तीसरा तिमाही का रहेगा 8.4, लेकिन अगर तीनों तिमाही को अगर देख लेते हैं तो 8.2% रहेगा। इसलिए चौथा जब तिमाही आएगा, और चौथा तिमाही जो आएगा और पूरा चारों तिमाही यानी पूरा एक वर्ष का निकाला जाएगा, तो एनएसओ के मुताबिक कितना रहने को उम्मीद है, 7.6% जीडीपी रहने का उम्मीद है। यही बताना चाह रहा था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 2022-23 के राष्ट्रीय आय संबंधी पहले संशोधित आकलन। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट, इसी का ये आगे का पाठ है कि 1 मिनट। हाँ, इसको देखते हैं, ये अलग है। 2022-23 के राष्ट्रीय आय संबंधी पहले संशोधित आंकड़े। इसमें एनएसओ का आंकड़ा है कि 2022-23 में जीडीपी 7.0% रहने का उम्मीद है। ये एनएसओ का आंकड़ा है, यही बताना ये चाह रहा है कि 2022-23 में एनएसओ कहता है कि 2022-23 में जीडीपी 7.0% रहने का उम्मीद है। बस इसमें कुछ विशेष नहीं था, ये आंकड़ा याद रखने का है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा हमेशा फाइनल होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। ये पूर्वानुमान वाला जो 3 महीना में बदलता रहता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। 2023-24 में देश में प्रमुख कृषिगत उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। इसमें बता रहा है कि 2023-24 में कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हो सकता है, उसका पूर्वानुमान किसके द्वारा लगाया गया है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है। तो अनुमान क्या है हम लोग देखते हैं। सब इस बार डेटा का सिर्फ इंपॉर्टेंस है इसमें इस बार। तो देखिए, तो आपको दिया गया है कि अगर खरीफ खाद्यान्न का बात करें, तो 1541 खरीफ खाद्यान्न का बात करें, खरीफ खाद्यान्न का बात करें तो 1541.87 लाख टन का उत्पादन होगा।
ये पूर्वानुमान है कृषि मंत्रालय का। इस बार खरीफ खाद्यान्न 1541.87 लाख टन का उत्पादन होगा। वही रबी का देखिएगा, रबी खाद्यान्न का पूर्वानुमान बताया है कितना, तो 1551 लाख टन उत्पादन होगा। ये खरीफ का बता दिया, ये रबी का बता दिया। अगर मुख्य फसल की बात करें तो मुख्य फसल में गेहूं होता है, चावल होता है। तो अगर गेहूं का बात करें तो कितना है, 1238.15 लाख टन, 1238.15 लाख टन का उत्पादन होने का उम्मीद है। और अगर चावल का बात करें तो इसका हो जाएगा 1120 लाख टन का उत्पादन होगा। ठीक है, तो यही तो है, ये पूर्वानुमान है, इतना होने का अनुमान है। लेकिन एक्चुअल कितना हुआ है वो ज़्यादा हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। एफ्टा क्या होता है, तो एफ्टा है यूरोप का 4 देशों के साथ एक गठबंधन है। 4 देश मिलकर एक गठबंधन बनाए हैं, एक संगठन बनाए हैं, उसका नाम है एफ्टा, यानी कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। वो 4 देश कौन कौन हैं, तो पहला है नॉर्वे, दूसरा आइसलैंड, तीसरा है लिंचटेस्टीन और चौथा है स्विट्जरलैंड, है ना। तो जो एफ्टा है, एफ्टा 4 यूरोपीय देशों का संगठन है। और यह प्रश्न पूछ सकता है, 4 यूरोपीय संघ, 4 यूरोपीय देश, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचटेस्टीन और स्विट्जरलैंड, ये 4 देशों का क्या है, एक संगठन है एफ्टा। उसके साथ भारत समझौता किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है। 2008 से प्रयास चल रहा था, 16 साल के बाद अभी जाकर ये समझौता हो गया, फाइनली हो गया। इसके साथ साथ अब भारत, इधर ये 4 देशों का संघ, इसके बीच में अब व्यापार आसान हो जाएगा। जो व्यापारिक गतिविधि होगी वो आसान होगी, और जो व्यापारिक भागीदारी होगा वो आसान होगा। और दोनों का मार्केट, दोनों लोग एक दूसरे का मार्केट का यूज करेगा, अब व्यापार बराबर पर होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पर या भारत इस पर हावी हो जाएगा व्यापारिक मामले पर। दोनों का व्यापारिक सहभागिता होगा बराबर। ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। कि भारत को मौका मिलेगा इन 4 देशों के मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारने का, इन 4 देशों को मौका मिलेगा भारत जैसे एक बड़ा बाजार में अपना प्रोडक्ट को उतारने का। और ये व्यापारिक गतिविधियाँ बड़ा ही सरल तरीका से होगा, इसीलिए यह मुक्त व्यापार समझौता नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुआ है ना, 250 रुपये प्रति क्विंटल का वृद्धि हुआ है। तो कच्चे जूट का जो न्यूनतम प्राइस है यानी कि एमएसपी है, इस पर कितना का वृद्धि हो गया है, 250 रुपये का वृद्धि कर दिया गया। ये वृद्धि होने के बाद कितना हो गया इसका एमएसपी, तो 5335 रुपया प्रति क्विंटल, ये बढ़ने के बाद हो गया। यानी कि 5335 में से अगर 285 घटा देंगे तो पहले रहा होगा, अब उसमें 285 रुपये बढ़ गया तो 5335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जिससे किसानों को और अधिक मुनाफा होगा। यही था, इसमें कुछ विशेष नहीं था। 2024-25 की पहली तिमाही हेतु लघु बचतों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित। तो 3 महीना पर जो लघु बचत होता है, विशेषकर
डाकघरों के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, उसका ब्याज दर में परिवर्तन किया जाए या न किया जाए। तो इस बार जो तिमाही हुआ है, पहली तिमाही का जो आकलन हुआ है 3 महीना का, उसमें डाकघर के माध्यम से जो लघु बचत पर ब्याज दर निश्चित किया जाता था वो अपरिवर्तित है, जो पहले था उतना ही अभी है। तो ये जो लघु बचत होता है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के माध्यम से होता है। डाकघर के माध्यम से कैसे होता है? तो बहुत सारा, जैसे कि आपका पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के माध्यम से कोई बचत कर सकता है, पीपीएफ के माध्यम से कर सकता है, कोई कर सकता है केवीएस है ना, वो के किसान विकास पत्र के माध्यम से अपने सेविंग कर सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो चलता है उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो ये क्या है? लघु बचत है। और इस पर जब पैसा कोई जमा करता है इन सब स्कीम में, तो उस पर ब्याज दर, एक निश्चित ब्याज दर के आधार पर उसके पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो ब्याज दर है अभी भी उतना ही है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ये भी हो गया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का शुभारंभ। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना एक स्कीम है, चालू किया गया है। इसमें विवाहित महिला को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 8470 करोड़ रुपया मूल्य का 2000 का करेंसी नोट अभी भी चलन में शेष है। जैसा कि पता कि 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोट को क्या किया? वैध मुद्रा का दर्जा बरकरार करते हुए उसको चलन से वापस ले लिया है ना। उसको मतलब अगर हम लोगों के पास 2000 रुपया है तो उसे जाकर हम बदलवा लेना चाहिए बैंक के थ्रू, लेकिन जिनके पास 2000 है तो ऐसा नहीं को मार्केट में नहीं चला सकते, उनका वैधता अभी भी बरकरार है। तो ऐसे देखा जाए तो अभी कुल मिलाकर 8470 करोड़ रुपया मूल्य का 2000 का नोट अभी भी मार्केट में घूम रहा है, क्योंकि उसका लीगल टेंडर अभी भी बरकरार है। वैध मुद्रा का दर्जा अभी भी बरकरार है। यदि आरबीआई वैध मुद्रा का दर्जा उसको खत्म कर देगा तब तो खैर पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी वैध मुद्रा का दर्जा बरकरार है, इसलिए इतना मूल्य का करेंसी 2000 करेंसी नोट अभी भी अर्थव्यवस्था में अभी भी मार्केट में फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रत्युत्तर दर्पण मई महीना का आर्थिकी का पूरा टॉपिक का विश्लेषण कर लिया, है ना। फैक्टों के साथ, विशेषकर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही फैक्ट था और फैक्ट बेसिस ही था, कुछ विशेष इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं था। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।